स्वागत आपका। आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार का शोर भले ही थम गया है, लेकिन सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। सभी की निगाहें टिकी हैं 29 अप्रैल की वोटिंग पर, क्योंकि 8 जिलों की 142 सीटों पर निर्णायक जंग के बाद ही साफ होगा कि बंगाल का धुरंधर कौन होगा। की लड़ाई को लेकर मैदान में नजर आई। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले खास मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। विकास पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ नितिन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है हमारे साथ। बहुत स्वागत आप दोनों ही मेहमानों का। अब से कुछ देर में शुभांकर भट्टाचार्य जी टीएमसी से हमारे साथ जुड़ेंगे। नितिन श्रीवास्तव जी, शुरुआत चर्चा की आप ही के साथ करना चाहूंगी। क्या लग रहा है, ये आज चुनाव प्रचार का शोर भले ही थम गया है, लेकिन इस बार की जो फाइट है 142 सीटों का जो मुकाबला है, वो माना जा रहा है कि बेहद पेचीदा और कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि अभी तक ये जो 142 सीटें हैं, ममता बनर्जी का दबदबा इन पर देखा गया है 8 जिलों में। बिल्कुल देखिए अदिति जी, जिस तरीके का चुनाव इस बार बंगाल में दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं एक टीएमसी के लिए चुनौतीपूर्ण भरा है। सबसे पहले जिस तरह से एसआईआर हुआ, उसमें तमाम नाम कटे, लगभग 92 से ज़्यादा नाम कटे हैं, और उसके बाद जो वोटिंग परसेंटेज है तकरीबन 91% है। इस तरह की वोटिंग परसेंटेज सिर्फ पूरे देश में केरल में देखने को मिलती थी, क्योंकि बताया जाता था कि केरल एक पढ़ा लिखा प्रदेश है, लिटरेसी वाला राज्य है, और ऐसे में वहाँ के लोग जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं मतदान में। लेकिन जिस तरह से बंगाल में मतदान हुआ है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। बारे में भारतीय जनता पार्टी के पता चलेगा। लेकिन विकास पांडे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज ही बेहद आश्वस्त नजर आए। ये कहते नजर आए कि 4 मई को सीधे मैं शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। जी आपका अदिति जी, इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी जुझारूपन के लिए जाते जाते हैं और अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेहनत को ही प्रथम दृष्टया बहुत महत्व दिया, और उन्होंने उस मेहनत के लिहाज से ये स्पष्ट अपने आप को समझा कि वो बिहार की तरह बंगाल में भी वो जब 4 मई को आएंगे तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए नए सूरज के उदय का दिन होगा, कमल खिल रहा होगा, और बिहार की जनता जो अराजकतावाद, जो गुंडावाद, जो दंगावाद, आपने देखा कि बिहार असहाय राज्य हो गया था इन सारे मामलों में, तो वो बिहार वहां से निकल करके आएगा। और निश्चित तौर पर जब भी वोटिंग ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, तो उसने बिहार में परिवर्तन लिखने का काम किया है। बिहार और बंगाल की राजनीति में क्या अंतर नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए राजनीतिक अंतर हो सकता है, भौगोलिक दृष्टि से अंतर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से बंगाल के अंदर से लेफ्ट की विदाई, जब वोटिंग ऑफ परसेंटेज बढ़ा, तो बिहार में बंगाल में आपने देखा कि किस तरीके से लेफ्ट की विदाई हुई, और यही ममता दीदी सरकार में आई। और आज 15 साल हो गए। इन 15 सालों में बार बार बंगाल ममता दीदी से पूछ रहा है अदिति जी कि उन्होंने इस बंगाल को दिया क्या, सिवाय शाहजहां शेख जैसे लोगों के, आरजी कर जैसे कांडों के, क्या दिया बंगाल को? तो ये बंगाल को बदहाली में ले जाने वाली क्या ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल को? विकास पांडे जी, इसके बारे में तो बंगाल की जनता जनादेश जब देगी, 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो पता चल ही जा रहे हैं। पहले चरण के मतदान की विपक्ष उसमें भी अपनी गणित लगा रहा है, बता रहा है कि कैसे एसआईआर के बाद वोट कटे, इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। क्या उसी वोटिंग परसेंटेज की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है, या और भी कोई वजह है इसके पीछे? जी आदित्य जी, मुझे समझ नहीं आता है कि वोट कटने से वोटिंग ऑफ परसेंटेज कैसे बढ़ गया। नंबर 2 बातें, ठीक, हमने हमेशा से कहा कि जो फर्जी वोट है, जो गैर संवैधानिक वोटर है, हम वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं, उसे शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। आप मान लीजिए कि अगर हमने कोई ऐसे वोट काटे होते, तो क्या वोटिंग ऑफ परसेंटेज इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा होता? बिल्कुल विकास पांडे जी, लौटूंगी आपके पास। टीएमसी समर्थक शुभांकर भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत शुभांकर भट्टाचार्य जी आपका। आज दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार जो है वो भी थम गया है। कितने आश्वस्त हैं आप 29 तारीख को लेकर? 29 तारीख को वोटिंग होगी, तो आपके फेवर में ही वोट पड़ेंगे, टीएमसी के लिए ही वोट डाले जाएंगे, इसको लेकर आश्वस्त हैं आप? ठीक है सर। दीजिए इस बात का। मालदा की घटना पर कह रहे हैं शुभांकर भट्टाचार्य जी की वो तो उकसाया गया था। देखिए, मुझे लगता है कि खुद ही अभी इनके स्टेटमेंट को आप कोट करिए शुभांकर जी के, तो उन्होंने कहा है कि कुछ लोग वहां, वो जजेस कह रहे थे कि बैठने की व्यवस्था नहीं, ये व्यवस्थाएं नहीं, तो ये व्यवस्थाएं कौन करेगा? लोकल की सरकार करेगी? मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं सरकार ने उन सब के लिए बैठने की व्यवस्था और
प्रॉपर उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराई। आप देखिए महिला जजेस भी थी, हम सबको याद है जी, हम आप इस पर डिबेट कर चुके हैं। बिल्कुल महिला जजेस भी थी और महिला जजों को पूरी पूरी रात बंधक बना के रखने का प्लान था, और जब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, वहां के डीजीपी को कॉल अप किया गया। बिल्कुल सुप्रीम तब जा कोर्ट की करके नींद उड़ गई, लेकिन मुख्य सचिव ममता सरकार के उनको कॉल पर कॉल गए, लेकिन कोई ममता सरकार कार्रवाई के नहीं, कोई मुख्य कार्रवाई सचिव नहीं बदले हुई। गए, ममता हाँ। सरकार के नहीं, वो सीईसी के मुख्य सचिव यानी सरकार का कोई रोल नहीं था सीईसी क्या के उस मुख्य वक्त? सचिव का ही है। कोई रोल सरकार का जब नहीं था भी क्या? नहीं, अदिति, correct yourself. स्टेट में अदिति, मशीनरी, अदिति, स्टेट correct में yourself. मशीनरी किसकी जिम्मेदारी होती है? नहीं, लॉ नहीं, एंड ऑर्डर अदिति। किसकी जिम्मेदारी होती है? शुभांकर भट्टाचार्य जी, हाँ, हर बात में इसी का हवाला मत दीजिए। नहीं हाँ। मैं आपको करेक्ट कर दे रहा हूं। जब इलेक्शन की व्यवस्था, आप ये नहीं कह सकते कि जो इलेक्शन की व्यवस्था का, जब पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर और ये पूरा ये सीईसी के हाथ में दिया, किसी महिला मुख्यमंत्री को कमान देनी चाहिए इस तरीके से। तो जिस तरीके से महिलाओं के आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। विकास पांडे जी जवाब दे दीजिए इस बात का। नितिन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा इस वक्त एक महिला मुख्यमंत्री के पीछे पड़ा है। सोशल मीडिया पर किस तरीके की बातें कही जा रही हैं, यहाँ तक कि नहीं, जो जुबानी वार है, वार पलटवार की राजनीति है, उसमें भी देखने को मिल रहा है। महिला मुख्यमंत्री ही तो है ममता बनर्जी। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं, और महिला मुख्यमंत्री कह के मैं तो कहूंगा कि आप उन्हें एडवांटेज मत दीजिए। क्यों मत दीजिए? क्योंकि अभी अभी हम सबने देखा है कि जब महिलाओं के अधिकारों का बिल आया और महिलाओं के लोकतंत्र में व्यापक भागीदारी का बिल आया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो संशोधन विधेयक था, और उस पर जाकर के टीएमसी का भी रवैया वही था जो कांग्रेस पार्टी का था। तो हम सबने देखा, एक महिला होने के नाते उन्हें कम से कम इतना तो सोचना विचारना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि देश की आम महिलाएं भी आए और उनकी तरह राजनीतिक भागीदारी बढ़े देश की आम महिलाओं की। लेकिन ये सोचने का काम ममता दीदी ने नहीं किया। दूसरी बात आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, अभी कोर्ट का जिक्र कर रहा था, वो पूरी प्रोसीडिंग की बात चल रही थी। हम सबको याद है कि किस तरीके से कल्याण बनर्जी याचिका लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुरी तरीके से लताड़ा और कहा है कि कल्याण बनर्जी के उस तर्क को बेतुका बताया कि कल्याण बनर्जी कह रहे थे कि जो जजेस का पैनल बैठ रहा है, जो ट्रिब्यूनल बैठ रही है, उसको ट्रेनिंग देने का काम चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? अरे भाई, चुनाव आयोग नहीं करेगा तो ट्रेनिंग कौन देगा? दूसरी बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए इन सारे विवादों के बाद जो भी बंगाल के अंदर हुआ, जिस तरीके से ममता दीदी ने लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया और संवैधानिक संस्थाओं को ठेंगा दिखाने का काम किया। हम सबको याद है कि करप्शन में लिप्त दीदी हमारी जब एक प्राइवेट एजेंसी पर ईडी का सीबीआई कार्रवाई करती है, तो एक ऐसे दौड़ते हुए जाती है कि जैसे चोर भाग रहा हो, जैसे चोर दौड़ रहा हो। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत उनके ऊपर चरकात हो गई। इन सारे विषयों के इतर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी, आदित्य जी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग बंगाल के लोकतंत्र के उत्सव में प्रतिभाग कर सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनकी अपीलें ट्रिब्यूनल में पहुंच गई हैं, चाहे अपील पर सुनवाई हुई हो या ना हुई हो, अपीलें जो स्वीकार हो गई, पहुंच गई हैं, वो सारे के सारे लोग वोट करेंगे। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी केवल इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोकतंत्र के उत्सव में प्रतिभाग कर सके। ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन शुभांकर भट्टाचार्य जी तो अभी आरोप लगा रहे थे कि 19 ट्रिब्यूनल गठित किए गए थे, केवल 4 ही संचालित थे। अब देखिए 4 लोग, आप मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, इनसे पूछिए कि पोलिंग पे जो बीएलओ होते हैं वो क्या इलेक्शन कमीशन के एजेंट होते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी होते हैं? ये एक व्यापार, ये एक व्यवहारिक व्यवस्था है जो बहुत काल से चली आ रही। इलेक्शन कमीशन ठीक है, जवाब ले लेते हैं शुभांकर भट्टाचार्य जी। संस्था है और उसके पास अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो राज्यों के स्ट्रक्चर को ही इस्तेमाल करती है चुनाव कराने के लिए। तो ये राज्यों की जिम्मेदारी। अब कहीं कहीं अगर ममता दीदी के बस में तो नहीं चला ना, नहीं ममता दीदी के बस में चलता तो ममता दीदी तो ये कह देती कि हम कहीं बीएलओ ही नहीं देंगे। ममता दीदी का तो इसमें भी बस नहीं चला। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो कह के ममता दीदी को जबरदस्ती डिफेंड करने का काम कर रहे हैं हमारे साथी। ठीक है शुभांकर भट्टाचार्य जी, जबरदस्ती डिफेंड किया जा रहा है क्या ममता दीदी को? देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि जिन डिबेट्स में जाऊं उसके मतलब उसका स्तर जो है उसको फालतू की जो जिसको कहते हैं ना कि अगर हम नैरेटिव्स लेके अगर हम चर्चा करते हैं तो चर्चा नहीं होगा, तर्क और इस बात का। विकास पांडे जी जवाब दे दीजिए। बीते चुनाव में भी ये दावा किया गया था कि 2 मई ममता दीदी गई, लेकिन ममता दीदी नहीं जा पाई, नहीं गई। इस बार इतना ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, सभी एक ही नारा दे रहे हैं कि 4 मई को दीदी का जाना तय है, विदाई तय है इस बार।
क्या इस बार आ, सेंधमारी कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि सेंधमारी हम बिल्कुल कर पाएंगे। और सेंधमारी क्या, देखिए हमारा प्रयास है बंगाल को अराजकतावाद, दंगावाद और जो साजा शेख जैसे लोग हैं, जो आरजीकर जैसे कांड है बंगाल की नियति बन गए, उनसे बंगाल को मुक्ति दिलाने का हमारा उद्देश्य है। और अभी आईपैक का जिक्र कर रहे थे मेरे साथी, और उन्होंने आईपैक का पूरा विवरण दिया कि पहले उस कंपनी का नाम ये था और वो डेटा एनालिसिस का काम करती है, डेटा लेती है। एक फाइल मैं दिखाता हूं आपको, जरा प्लीज अपने कहिएगा, ये देख लेंगे फाइल दिख रही होगी अगर। जी। ये फाइल ममता दीदी की गाड़ी में रखी गई थी जब ममता दीदी उनके यहाँ पर रेड करने गई थी। जब उनके यहाँ पे रेड चल रही थी, ममता दीदी उस रेड में इंटरफेयर करने गई थी। हड़बड़ाई सी दीदी वहां से फाइलें उठा करके ला रही थी। उस फाइल के ऊपर जानते हैं क्या लिखा था? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट। सरकारी फाइल, सरकार के काम की फाइल, एक डेटा एनालिसिस कंपनी जो कि चुनावी डेटा को एनालिसिस करती है, उसके यहाँ क्या कर रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और मुझे लगता है इसका जवाब कभी दिया नहीं गया। क्यों नहीं दिया गया? आज क्योंकि दे दूंगा, गवर्नमेंट चिंता की न फाइल करिए। का क्या काम था वहां पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो तो प्राइवेट एजेंसी है, अभी खुद ही कहा कि वो तो चुनावी डेटा का एनालिसिस करती, चुनावी डेटा की फाइलें थी। तीसरी बात देखिए, जो बंगाल का चुनाव है, आप ये मान करके चलिए, जैसे जैसे वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा, मैंने बताया आपको 2011 में पहली बार बंगाल के अंदर 85% मतदान हुआ और पहली बार बरसों से बंगाल पर काबिज लेफ्ट की विदाई हुई और ममता दीदी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। ठीक वही स्थिति आज आकर के पुनः खड़ी हुई है। कहते हैं कि समय चक्र चलता रहता है आदित्य जी, और वो चलते हुए समय चक्र में 2026 में फिर दस्तक दी है और आज 92% के आसपास मतदान हुआ है बंगाल के अंदर। और ये सुनिश्चित किया है बंगाल ने, बंगाल के लोगों ने, कि बंगाल की भलाई के लिए जो काम कर सके, हमारा वोट उसको जाएगा, हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और इसीलिए हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है आदित्य जी। यानी 21 में 77, 3 से 77 पर आए थे विकास पांडे जी। 21 में 3 सीटों से 77 सीटें हासिल की थी और अब ये दावा है, ये कहा जा रहा है कि 77 से सीधे 200 पार, ये माना जाए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आप याद करिए कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 47-48 विधानसभा सीटें थी और 2017 के हम चुनाव में 325 सीटें जीत करके आए। तो जब 47 से हम 325 पहुंच सकते हैं तो 77 से 200 का सफर तय करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। शुभांकर दावा कर रहे हैं कि पहले चरण में 110 से ज्यादा सीटें हम हासिल कर रहे हैं, हो सकता है दूसरे चरण में ये भी कह दें कि 100 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। विकास पांडे जी, विकास जी आवाज आ रही है आप तक? जी जी आ रही है। विकास पांडे जी, गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे हैं पहले चरण के मुकाबले में 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दावा अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर लेगी तो फिर मुख्यमंत्री किसे बनाएगी? कौन से वो दावेदार, प्रबल दावेदार इस वक्त नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में? नहीं देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी हमारे साथी कह रहे थे, लेकिन 17 के लोकसभा विधानसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर हमने किसी भी मुख्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें दोनों हाथों से स्वीकार किया। अब इसके उलट दूसरी बात पे आते हैं। जिस तरीके से बंगाल के अंदर मेहनत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत आप देखने को देखिए, चाहे 2000 आप देखा, अभी हमारे साथी कह रहे 3 सीटों से 77 सीटों पर आ गए, तो ये मेहनत का ही परिणाम है। जिस तरीके से हम मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो मेहनत हमारे नेता कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद वहां पर जो चीजें निकल करके आई, उन चीजों के लिहाज से हमारे नेता आश्वस्त हैं कि बंगाल के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और बंगाल का ये इतिहास रहा है, बंगाल में जब भी वोट ऑफ परसेंटेज एक एक्सट्रीम लेवल का बढ़ा है तो वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है नितिन श्रीवास्तव जी, ठीक है, लौटूंगी विकास पांडे जी। नितिन श्रीवास्तव जी, वोटिंग परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पहले चरण का मतदान हमने देखा किस तरीके से 92% से ज्यादा वोट पड़े। क्या लगता है, क्या शहरी इलाकों में अब ये जो वोटिंग होने जा रही है 29 अप्रैल की, यहाँ पर भी रिकॉर्ड ब्रेक होगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड ब्रेक होना चाहिए। एक आपको और अदिति जी हकीकत बताऊं पूरे देश भर की,
कि बंगाली जो कर्मचारी हैं वो पूरे देश में हर राज्यों में, हर लखनऊ में भी आपने देखा तमाम जगहों पर कार्य करते हैं। हर कोई अपना दफ्तर बंद करके, रोजगार बंद करके, नौकरी बंद करके, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद करके वहाँ पर वोटिंग करने गया है। तो एक तो ये परसेंटेज का मसला है। आप सोचिए इतनी रोचकता आई कैसे। ममता बनर्जी इस बात को बताने में कामयाब हो गई कि अगर इस बार आप लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़े या आप लोगों ने वोट नहीं किया तो निश्चित रूप से आपके भविष्य पे संकट होगा। जैसे कि SIR में किया गया, CAA NRC में किया गया, तमाम जगहों पर देखने को मिला। तो इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक प्रमुख कारण वो भी है। दूसरा, मुझे लगता है कि TMC के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक आर पार की लड़ाई है, क्योंकि अगर इस बार बीजेपी के किले को TMC रोकती है तो निश्चित रूप से 2029 का जो एक पृष्ठभूमि तैयार होगी वो भी एक अलग लेवल पे होगी। मैं भले ये बात दावे से कह रहा हूं कि अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि अगर TMC इस बार वहां पर सस्टेन करती है तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए आने वाले समय में बंगाल के भीतर या इस तरह के जो राज्य हैं, जो एंटी बीजेपी राज्य हैं, वहां पर राजनीति करना मुश्किल हो जाएगी। आप देखिए, आवश्यक होता है, लोकतंत्र में बदलाव आवश्यक होता है। और यही कुछ राजनीतिक पंडित यही हवाला भी दे रहे हैं कि क्योंकि 15 सालों से ममता बनर्जी की सरकार है, इसलिए भी चांसेस बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाए। विकास पांडे जी, जवाब दे दीजिए इस बात का। देखिए आदित्य जी, बड़ी सुंदर बात निकल करके आई। भट्टाचार्य जी ने जाने अनजाने जैसे भी कहा हो, जो भी उनका इंटेंशन रहा हो, वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने कह दिया इस बात को। उन्होंने बंगाल की जनता को एक मैसेज दे दिया कि TMC भी और TMC के लोग भी ये चाहते हैं कि दीदी बहुत लंबे समय से बंगाल के अंदर है और बंगाल के अंदर अब उनकी विदाई होनी चाहिए, क्योंकि 2 टर्म से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। यानी 2029 का मैसेज आप अभी से दे रहे हैं, ऐसा है क्या? और 27 का भी उत्तर प्रदेश की जनता को। ये TMC का मानना है। पहली बात आप समझिए, ये TMC के लोगों का मानना है। और हम तो ये कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो जनता हमें एक बार अवसर नहीं, 12 बार अवसर दे रही। ये तो जनता, लोकतंत्र में जनता तय करेगी। लेकिन जब TMC के लोग इस बात को मान करके चलते हैं कि 2 बार से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, तो व्हाई नॉट एप्लीकेबल बाय हिमसेल्फ। आप उनके खुद के द्वारा ही क्यों नहीं ये चीज एप्लीकेबल होनी चाहिए। दूसरी चीज, 2024 के बाद आदित्य जी, दिल्ली इलेक्शन हुआ, बिहार इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र इलेक्शन हुआ, हरियाणा इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लेज बहुमत के साथ सरकार में आई। इतने सारे इलेक्शन जीतने के बाद भी आप एक बंगाल इलेक्शन पे ला करके छोड़ देते हो कि नहीं साहब, मोदी जी के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है, मोदी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देश उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और वो हर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है। क्योंकि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं आदित्य जी, उनकी पहली जिम्मेदारी है चुनाव के, उनकी पहली जिम्मेदारी है कि वो चुनाव में अपना 100% दे। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता बखूबी करते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में देश के प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, तो वो कार्यकर्ता के नाते उनका काम है और वो उस काम को बखूबी कर रहे हैं। अब इन करने के बाद जिनके पेट में दर्द हो रहा है, तो मुझे तो साफ साफ आज डर दिख गया। आपके चैनल के माध्यम से मुझे TMC में वो डर दिख रहा है कि TMC के लोगों के अंदर वो डर है, लग रहा है दीदी जा रही है। यही बात तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी कहते नजर आए कि ममता बनर्जी जो हैं वो डरी हुई हैं, राम के नाम से डरती हैं, भगवान के नाम से डरती हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का।